श्रीमती मदन मोहन सिंह जी, बहन है मेरी, मैं तो उनको बहन मानता। विशाल, राणा विशाल जी, अम्बाला शहर के मेयर शक्ति रानी शर्मा जी, मोजेस नेता साहबान, दिशा कमेटी की मेरी बेटी जो मेंबर है, परिवार की सदस्य है, हमारा परिवार है, और हमारे मोजेस दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं राणा जी की एक प्रश्न है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। राणा जी, आपने कहा कि एमएलए बनने के बाद बहुत से लोग काम के लिए आते थे और मैं कहता था कि मैं अब सबका एमएलए हूं। वो सही है, वो ऐसे ही रहे। एमएलए तो मैं सबका हूं था, मतलब हम तो बेपीछा हो जाएंगे। बात सुनो, पूरी बात सुनो। नहीं, वो सिर्फ इस हद तक मैं सबका एमएलए हूँ कि इलाके की जो प्रोग्रेस है, इलाके की जो तरक्की है, इलाके की जो डेवलपमेंट है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा इलाके की। बाकी इतनी बात है कि मेरा पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि मेरे वर्कर ही काफी बाकी है, तो सरपंच साहब भी इतनी करा दे जी। सरपंच साहब भी अपनी पंचायत में इतनी वर्करां दा जेडे 5 साल वर्करां दे लावांगे जदों मिलणगे। श्री विनोद शर्मा जिंदाबाद। दूसरा, आपने जो बात करी राणा जी, देखो मेरा और आपका एक ही परिवार है। मैं आज से नहीं, अब 20 साल हो गए से हमारे संबंध है, और मैं आपके मुंह पे नहीं, आप भी सरपंच रहे हैं, आपने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी हैं, आपने भी गांव में डेवलपमेंट कराई है, और आप भी लगातार सरपंच बनते रहे हैं, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि जो कारपोरेशन है उसमें जो गांव आए हैं उनमें काम नहीं हो रहा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये गांव आने नहीं चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गांव का शहर में करते ही नहीं, बैठ के अफसर लोग ही नहीं करते, उनको लगता है कि पता नहीं गांव, वो आते ही नहीं गांव में, काम क्या करने हैं उन्होंने। तो उस वक्त जो था, माफ करना, आपकी सहमति से, मैं तो उस वक्त एमएलए नहीं था, मैं होता तो मैं अपोज करता, विरोध करता, लेकिन आप लोगों को लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा हमें, हम भी शहर के रास्ते हो जाएंगे। अब आपने ठीक है देख लिया, आपका तजर्बा हो गया, पहचान लिया, स्वाद ले लिया आपने अब तो अब मैं आपके साथ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मीडिया है, देख ले, सोच ले, मान ले और नोट कर ले, मौका अगर मुझे मिला और मैं सहमति अपने मेयर से भी लूंगा, मौका अगर मुझे मिला तो सबसे पहला काम ये करवाऊंगा कि ये जो गांव है कारपोरेशन से निकल जाए। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, कोई छुपके नहीं, कोई बात नहीं है, कि पब्लिकली कह रहा हूँ कि ये जो गांव है इनका नुकसान हो रहा है कारपोरेशन में, इनको भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोई सबसे बड़ी बात है जो पैसा गांव का, जो आमदनी गांव की है, वो गांव की आमदनी कारपोरेशन में उसका क्या संबंध, वहां चली जाए। जो जमीनें गांव की हैं, जो इनकी धरोहर है, वो जमीनें भी कारपोरेशन में चली जाए। ये भी क्या बात हुई, कारपोरेशन उनको बेच भी सकती है। जो आम आदमी के लिए सुविधाएं थी, जो गरीब आदमी के लिए गांव में सुविधाएं थी, वो अब कारपोरेशन में नहीं मिलती। चाहे वो कॉलोनियां हैं, या गुहारे हों, जहाँ अपनी शामलात की जमीन है, या गांव की साझी जमीन है, वो सबके ऊपर से मेरे ख्याल में अधिकार चलेंगे, क्योंकि अब ना सरपंच है ना पंच है।
तो उनका नुकसान है। तो भाई गांव तो गांव ही रहने चाहिए, हम तो सुखी हैं गांव में। और फिर दूसरी बात, जो गांव के सरपंच थे उनकी चौधर भी छीन ली। कोई बने चाहे किसी गांव में कोई भी बने, लेकिन चुने हुए तो होते थे ना। गांव का कोई व्यक्ति सरपंच पंच के पास जाके कह सकता था जी मेरे ये तस्दीक कर दो, मेरा ये काम करवा दो। भाई पंच सरपंच साहब के पास तो अच्छे सरपंच थे, आप तो आपके पास आधे तो लोगों के आपस की सुलह आप करवा देते थे, झगड़े निपटा देते थे। आप कौन कर रहे, तो सारा मामला ही बिगड़ गया। तो इसलिए ये जरूरी है कि भाई इनका तो जितने गांव अब आए हैं, पहले जो है उनका कुछ नहीं हो सकता। कारपोरेशन बनने के लिए जो आए हैं वो आबादी का जरूरत थी। मुझे लगता है कि पूरी आबादी नहीं हो रही थी कारपोरेशन के लिए, तो गांव में डाली। अब आबादी बढ़ गई है, अगर गांव नहीं भी रहेंगे तो भी कारपोरेशन की पूरी उतनी उनको गिनती मिल जाएगी। तो राणा जी ये भी आपसे वादा है कि इसको गांव को निकालेंगे, जोर लगा के। पहला काम ये है, समझे नहीं आपका तो है। मैं कहता हूँ गाँव में सरपंच जब बैठे ना, 4 आदमी को झगड़े तो छुड़ा सकते, वो अब नहीं हो रहा, अब वो हो नहीं रहा। अभी बहुत देर से लोग बैठे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी गुप्ता जी तो ऑल इंडिया रेडियो है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज आती है ना, ये वैसे ही बोल देते हैं। गोविंद भारती भी नहीं, ऑल इंडिया रेडियो ये अपडेट करते हैं खबर को। ये नहीं कि जो अभी यहाँ बोला है वही गांव में बोल लेंगे, जो कल बोला था वही आज बोलेंगे ना। गुप्ता जी की बात कर रहा, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। इतने दिनों से कम से कम 20-25 दिन हो गए हमें इकट्ठे जाते हुए, कोई भेदभाव कहीं नहीं। बच्चों को जिनके साइकिल है उनको सही साइकिल मिलते हैं और मेहनत करते हैं। अब हमें तो जब पढ़ते थे उसे ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे थे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, उतना याद था 1526 में हुई थी, और दूसरी और तीसरी का नहीं याद। गुप्ता जी की खासियत ये है कि जो पिछले गांव में बोलेंगे उससे पिछले गांव में बोलेंगे, जो कल बोल रहा है ये सारे का सार निकाल लेते हैं, निचोड़ निकाल लेते हैं और फिर बोल देते हैं पूरा। अगर जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो प्रेसी राइटिंग आती थी, राणा जी पता है ना, प्रेसी राइटिंग कंसाइज करके प्रेसी लिखो, इसकी बड़े पैराग्राफ का छोटा बना के दो। तो ये बड़ी जितनी बातें हैं उनकी सब बातों को नोट करके उसके पॉइंट बना के पहले ही बोल देते हैं। फिर मुझे यहाँ बैठ के देखना पड़ता है भी यही बात करेंगे तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि मैं जो बोल के है मुझे इन्होंने मैं तो नया बोलता जाता हूँ कुछ ना कुछ देख के। जैसा माहौल होता है, जैसे आप लोग बैठे हैं, जो सवाल पैदा होते हैं तो उनको ये बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं और फिर मैं सोचता हूँ अब क्या बोला जाए। आज वही स्थिति है मेरी, जैसे राणा जी ने कहा, आज वही स्थिति है कि मेरे गुप्ता जी ने सारी बात आपके सामने सही ढंग से रखी और ठीक भी किया। अपने मुंह से मैं बात करूं, जब मैं कहूं कि क्या काम हुआ है, अच्छा भी नहीं, वो तो आपको देखना है। कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, सामने की बात है। मैं तो सिर्फ 2 ही बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं अपने बच्चों के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि जो अब 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो जल्दी ही कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाने का बहुत शौक है, माँ बाप भी कहते हैं मेरा बेटा बेटी कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है, पढ़ के बनना क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। आप कॉलेज में जाके बीए पास करके आ जाएंगे आर्ट्स में तो भाई जरूरी नहीं कि नौकरी मिलेगी, चांसेस आर वेरी लो।
आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, एमए कर लेंगे, देन इवन द चांसेस आर वेरी लो। मुश्किल है क्योंकि मिल नहीं रही। अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है, आपने बीबीए किया, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बीसीए किया कंप्यूटर साइंसेस में, आपने बीकॉम कर लिया कॉमर्स में, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब्स आर मच मच, आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। ये बात आपने देख ली है, मैं देख रहा हूँ। वो एक बेटी अपने फादर साहब से कह रही है सुनो ध्यान से, और समझा भी रही है कि ऐसे ठीक है, वो भी कहे जा रहे नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता, बच्चों को करने दो फैसले। क्योंकि अगर बच्चे, कौन जानता है, जो स्टूडेंट है उससे ज्यादा कौन जानता है कि मेरी रुचि कहाँ है। उस कई जमाने में हम अगर पढ़ने की बात है, किसी की रुचि मैथमेटिक्स में है, किसी की साइंस में है, किसी की हिस्ट्री में है, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की रुचि है उसको सिर्फ आर्ट्स की ही बात है। यू हैव टू चूज योर फील्ड। तो मेरा ये अपना भी तजुर्बा है कि अगर हम अब बच्चों को ये भी देखना है कि किस फील्ड में नौकरियां मिल रही हैं। अगर कुछ बच्चों को आजकल अगर देखें जैसे नर्सिंग फील्ड में नौकरियां मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत है, नर्सिंग की जा सकती है, अच्छी नौकरियां मिलती हैं, फिर आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, आफ्टर स्कूल यू कैन गो फॉर नर्सिंग। एंड नर्सिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं, जितना किसी पीसीएस अफसर को तनख्वाह मिलती है या एचसीएस अफसर को तनख्वाह मिलती है बिगिन में, उतनी तनख्वाह मिलती है आजकल। चलो आप कंप्यूटर साइंसेस की बात कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, हार्डवेयर इंजीनियर बन जाओ, तो ये सिलेक्शन करनी जरूरी है। ये सिर्फ महज इसलिए कि हम कॉलेज जाएंगे और पढ़ेंगे आगे क्या होगा, उससे अच्छा है कि अपना कैरियर बनाएं। और दूसरी बात जो है कि ये बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ते हैं, आज 11वीं 12वीं में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर किसी ने डिग्री की तो 5 साल लग सकते हैं, किसी ने मेडिकल साइंसेज ली है, डॉक्टर बनना है तो 5 वर्ष में बन जाएगा आदमी को, इंजीनियर बनना है तो 5 वर्ष में बन जाएगा, और कोई कोर्स करना है तो 3 वर्ष में कर लेगा। बीकॉम करनी है, बीबीए करनी है, बीसीए करनी है, जस्ट 3 ईयर। अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आज के बाद 3 और 2 5 साल, यानी कि 5 साल की ही असली पढ़ाई है मैक्सिमम, जो करके बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, 5 साल के बाद निकलने के बाद फिर क्या करना है, फिर उनको नौकरी चाहिए, किसी भी फील्ड में नौकरी चाहिए, वो है नौकरी कहाँ से मिलेगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोजगार बहुत जरूरत है, नौकरी की बहुत जरूरत है। और सरकारी नौकरियां, सिर्फ सरकारी नौकरी से बात नहीं बनती, प्राइवेट इदारे में भी नौकरियां होनी चाहिए। और उसी को देखते हुए आप आईएमडी की बात करते हैं। गुप्ता जी ने कहा कि हर कोई कहने लग गया कि हम आईएमडी लगाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं सुना आज तक कहते हुए आईएमडी लगाएंगे। तो सरसरी तौर पे जाते जाते बात कर देते हैं, जैसे कहते जाते जाते आईएमडी लगा देंगे भाई, बस जैसे ऐसे आईएमडी लगती। कई हजार एकड़ जमीन चाहिए। और कुछ लोग तो सरसरी तौर पे आईएमडी लगाने की बात करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। और किया, जब लग रही थी तब लगने नहीं दी। ये कोई छुपी बात नहीं है गुरुजी, आप सारे जानते हैं, आप भी पूरी एजुटेशन चलाने वालों में से, ऐसी बात नहीं, आपका बहुत सम्मान करता हूँ, सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या एजुटेशन उस वक्त पे चली कि एजुटेशन चलाई गई कि आईएमडी नहीं लगने देंगे। और किया क्या, दरी बिछा के वो करने, क्या है वो परिसर है, हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे 5-6 लोग बैठ के भूख हड़ताल पे सुबह नाश्ता करके आ जाते थे, दोपहर में समोसे मंगा लेते थे और शाम में जाके रात को घर रोटी खा लेते। भूख हड़ताल कहाँ की थी?
कोई भूख हड़ताल नहीं थी। और इतना उनके बैठने से नहीं आईएमटी रुकी, अगर कोई सोचता हो। उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लोग तो बैठे थे, रोहतक में भी सैकड़ों बैठे थे, वही हालात थे। रोहतक में यहाँ पर रुक गई, यहाँ पे फरमान आ गया, कांग्रेस की हाई कमांड की तरफ से फरमान आया था, चिट्ठी आई थी हाई हेडक्वार्टर से कि इसको स्क्रैप कर दो, आईएमटी नहीं लगनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि आईएमटी ना लगने से किसका नुकसान है, किसका नुकसान। 2009 की बात है, 10 की, आज 2024 हो गई है, यानी कि 14 साल में रोहतक में जो आईएमटी लगी है उसमें 52,000 के करीब बच्चे लगे। हमारी लगी होती 52 नहीं लगते, 40,000 लग जाते। 40,000 बच्चे हमारे सारे ना लगते, चलो 50% हमारे लगते तो 20,000 बच्चों को रोजगार मिलता। तो उस वक्त जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते थे उन सबको नौकरियां मिली, सबको नहीं तो 60% को मिली, 50% को मिली, और आज उनको नहीं मिली। और आप जो पढ़ रहे हैं आपको तो सिर्फ 5 साल है, जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं 8 साल में उनको भी नौकरी चाहिए। 8 साल कितने होते हैं ऐसे नहीं पता चलता कब निकल जाते हैं। तो भाई अगर 8वीं में पढ़ने वालों बच्चों की नौकरियां भी खतरे में हैं तो काम कैसे चलेगा। अगर आज हमने कोई फैसला ना लिया, आज हमने कोई प्रयास न किया तो उनकी जिंदगी भी अंधकार में जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आईएमटी तो लगनी है, लगवा के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आपका सहयोग मुझे मिलेगा। इस संघर्ष में आपका सहयोग मिलेगा तो लगवा के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब जनता कहती है ना, जब लोग कहते हैं कि ये काम हो, उस वक्त क्यों नहीं लगी मैं जानता हूं। उस वक्त मैं अकेला था, मैं लीड कर रहा था, मेरी आवाज थी, लोगों को उसकी समझ ही नहीं थी भी चीज क्या है, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो इसलिए साथ नहीं मिला। आज तो भी देख लिया हमने 15 साल में इसके क्या फायदे हैं। अब मेरा साथ देना, इस संघर्ष में सहयोग करना, आईएमटी हम लगवा के रखेंगे। जय हिंद।